कहाँ जा रहे हो भाई साहब? इस महामारी में सबसे ज्यादा जो तकलीफ में है वो बिहार के मजदूर। बिहार में लगभग जो है 25 लाख से भी ज्यादा जो गरीब हैं, जो श्रमवीर जो हैं, वो लोग फंसे हुए हैं। कि आज जब हम लोगों ने ऑफर किया सहयोग सरकार को देने का, तो नीतीश कुमार जी का एक वीडियो रिलीज होता है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है। एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। टेस्टिंग किट्स कितनी मिलनी चाहिए बिहार को, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो टेस्टिंग किट्स की कमी है। जब टेस्ट होगा इनको पता कैसे चलेगा कितने लोगों को कोरोना है या नहीं है। हम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब हम सोचते हैं, हम दूरदर्शिता नहीं है। अगर ये इतने दिनों से चल रहा था तो आप फैला क्यों देश में? जब आपको जानकारी है तो आप जो है लॉकडाउन नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है जोड़ तोड़ करके। उन विधायकों को प्लेन भेजते हो, चार्टर्ड प्लेन भेजते हो। विधायक खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन हमारी सरकारों के पास ये सामग्री जो है, जो हेल्थ से इक्विपमेंट्स, ये पैसा नहीं है खरीदने के लिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत कोरोना से लड़ रहा है ठीक उसी तरह जैसे पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन भारत में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो दुनिया में नहीं देखी जा रही हैं। वो समस्या है कि गरीबों को उनका जीवन और रोजगार यानी कि लाइफ और लाइवलीहुड के बीच कैसे वो फैसला करें। और उस सबसे भी ज़्यादा चुनौती आ रही है वो जो सरकार है, जो भारत सरकार है, उसकी नीतिगत फैसलों में जिस तरह की एक उलझन है, जिस तरह का एक कन्फ्यूजन है, उसको लेकर बड़ी समस्या पैदा हो रही है। हम जानते हैं कि करीब 13-14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अप्रवासी मजदूर हैं भारत में। उनमें अभी फ़िलहाल लाखों की तादाद में ऐसे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, जहां जिन राज्यों के वो हैं। पिछले करीब 50 दिनों से वो फंसे हुए हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, किसी तरह से उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, कुछ को वो भी नसीब नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल सरकार ने फैसला ये किया है कि कुछ जगहों से ट्रेनें चलाकर उन्हें अपने घर वापस भेजा जाएगा, लेकिन उन ट्रेनों के टिकट भी इन लोगों को ख़रीदने होंगे। 2 मई का जो ऑर्डर है रेलवेज़ का, रेल मंत्रालय का, वो ये कहता है कि मज़दूरों को खुद अपने टिकट खरीदने होंगे। हालांकि उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये टिकट नहीं खरीदने होंगे। लेकिन कम से कम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसर हैं, उनको इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं है। इस सब के बीच जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है हमारा, वो कम से कम एक तरह से नेतृत्व करने का, लीडरशिप का काम कर रहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि जिस भी ज़रूरतमंद माइग्रेंट लेबरर को ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी उसका खर्च उठाएगी। यानी आप सोचिए कि लाखों की तादाद में जो माइग्रेंट मजदूर जाना चाहते हैं अपने घर, उनका खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इसके अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव, उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी 50 ट्रेनों को नीतीश कुमार, बिहार सरकार शुरू करे और 50 ट्रेनों का खर्चा वो खुद उठाएंगे। तो इस तरह से ऑपोजिशन कहीं ना कहीं लीड करने का काम कर रहा है। हमारे साथ तेजस्वी यादव फिलहाल पटना से मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, फिलहाल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। उनसे मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए तेजस्वी यादव जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि इस सब के दौरान जो हम कोरोना की पूरी ये राजनीति देख रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि 50 ट्रेनों की बात कह के आप भी इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग लगातार जो है सरकार के दिशा निर्देशों को मानते रहे हैं, सहयोग करते रहे। और एक विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार की अगर कोई कमियां हैं तो उनको जो है सलाह दे सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। ये सब महामारी के समय हम सब लोगों को इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी लोगों को, पक्ष विपक्ष या कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सबको मिल करके जो है कोरोना से लड़ने का काम करना। अभी हमारा दुश्मन ना केंद्र है, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट है। हमारा दुश्मन जो है वो कोरोना है। सबों का दुश्मन जो है कोरोना है। इस महामारी में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ में है वो बिहार के मजदूर हैं। बिहार में लगभग जो है 25 लाख से भी ज़्यादा, आप कह सकते हैं 40 लाख भी हो सकता है, जो मजदूर जो है, जो गरीब हैं, जो श्रमवीर जो है, वो लोग फंसे हुए हैं। लॉकडाउन का जब से हुआ है तब से वो फंसे हुए हैं। और फंसे हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के बाद जो इतने मजदूर थे,
खासतौर पे वो गरीब हैं और जो उनके फैक्ट्री के मालिक हैं या जहाँ काम कर रहे हैं, जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो वेतन नहीं दे रहे, खाने को ठिकाना नहीं है, जो मकान मालिक है वो तंग कर रहा है, तो वो रोड पे है। तो रोड पे आप देखिएगा बिहार में आंकड़ा कोरोना से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन भूखमरी से लगभग जो है 6 लोगों की बिहार में मौतें हो चुकी है। तो भूखमरी से भी हमको लड़ना है, हमको कोरोना से भी लड़ना है। सरकार के पास क्या व्यवस्था है, बिहार को कितने वेंटिलेटर्स मिले, ये केंद्र सरकार को पता है, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। एक भी वेंटिलेटर बिहार को नहीं मिला। आप देखिएगा पीपीई किट्स, जो डॉक्टर है, जो भगवान का रूप माना जा रहा है आज के दिन, या पहले भी मानते रहे, जो जीवन दाता है, आप उसकी सुरक्षा के लिए आपने पीपीई किट्स नहीं दिया, तो वो इलाज क्या करें। टेस्टिंग किट्स कितनी मिलनी चाहिए बिहार को, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो टेस्टिंग किट्स की कमी है। जब टेस्ट होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कितने लोगों को कोरोना है या नहीं है। तो ये प्रॉपर जो है, चलो ठीक है, व्यवस्था में या कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग में या लाने आने में देरी हुई होगी, लेकिन आप कहते हो एक तरफ, नीतीश कुमार जी धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को कि आपने बस सेवाएं, रेलवे और एयरपोर्ट्स वगैरह बंद करके बहुत अच्छा किया। जब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में गुजरात की सरकार बसेस भेज करके ला सकती थी, लाई हैं, या यूपी के सरकार कोटा में छात्रों को, फंसे हुए लोगों को लाने का काम किया, तो एक जायज सवाल होता कि भाई बिहार सरकार क्यों नहीं कर पा रहा। तो उस समय नीतीश कुमार जी रोना रो रहे थे कि भाई बिहार सरकार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई नियम नहीं। जब नियम नहीं है तो उत्तराखंड में फंसे गुजरात की सरकार ने कैसे लाया, यूपी की सरकार ने कैसे लाया। और आप नीतीश ने, अरफा जी, ठीक 1 महीने बाद जब हम लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि लाओ हम बसेस देंगे, 2000 बस भी हम लोग की खड़ी है, लेकिन सरकार सहयोग नहीं ले रही। हम लोगों ने अपने बंगलों को बोला कि क्वारंटाइन सेंटर बना दो, फर्स्ट वन टू, मेरे को कहना नहीं चाहिए, सैलरी हमने दिया, तो पूरी तरीके से सहयोग करें। लेकिन यही नीतीश कुमार जी धन्यवाद दे रहे हैं 1 महीने बाद कि आप खोल करके रेलवे सेवाएं आपने बहुत अच्छा किया, एमएचए का जो गाइडलाइंस है उसमें कहते हैं अच्छा किया। तो यही 1 महीने पहले अगर हम लोग कर लेते तो मजदूर जो आनंद विहार दिल्ली में हम लोगों ने बस स्टैंड पे देखा, या महाराष्ट्र में देखा मजदूर रोडों पे आए, या गुजरात में हम लोगों ने देखा, अगर यही 1 महीने से होता तो वो लोग आगे होते। भी नहीं देखने को मिलती। लेकिन तेजस्वी जी ये बताइए कि मैंने भी खुद कई वीडियोस ऐसे देखे हैं और बिहार के मजदूरों को देखे हैं मैंने, तमिलनाडु से लेके केरल से लेके गुजरात तक, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं बिहार के, चूंकि रोजगार नहीं है बिहार में, इसलिए दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार की कमी की वजह से। नीतीश कुमार जी का बयान मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि 19 लाख उनके पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिन लोगों को वो 1000 रुपए दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो जो लोग वापस आएंगे अलग अलग स्टेट से, बिहार के जो लोग हैं उनको 500 रुपए दिया जाएगा और 3 हफ्ते का उनको क्वारंटीन किया जाएगा, जहां खाना और पानी और बाकी सब सुविधाएं उनको दी जाएंगी। तो वो तो कह रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए, इतने कंफ्यूज और बार बार अपने स्टैंड को बदलते रहे वो। आपको मैंने एक उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया मैंने आपको, कि वो पहले धन्यवाद देते हैं कि बंद कर दिया गया सारी सेवाएं यातायात की, चाहे बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, फिर कुछ दिन पहले वो धन्यवाद देते कि आपने खोल दिया। तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था। अभी आपको पता होगा कि ट्रेन से लाने की बात है, लाने की बात है, नीतीश कुमार जी अपने बयान में बोलते हैं आएंगे तो हम करेंगे। सुशील मोदी कहते हैं पहले बस में कि वो 600 बस है, तो हमने कहा 2000 बस ले लो, ठीक है, सरकार को ही करना, एमएचए के गाइडलाइन से स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेट करके। अब आप देखिएगा कि 2 दिन पहले प्रत्यय अमृत, जो बिहार के मेन आपदा में कोरोना से निपटने के लिए नोडल अधिकारी जिसको नियुक्त किया, 2 दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम किसी का भाड़ा किराया नहीं देंगे, जो आना है वो आ जाए। अब देखिएगा, भाड़ा किराया नहीं देंगे, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आ जाए। कैसे आ जाएंगे, ट्रेन चलेंगी तो। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आपको साफ तौर पे दिखा दें। इसमें ये लिखा हुआ है कि नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। जब टिकट स्टेशन पे मिलेंगे तो मजदूर खरीदेंगे कहाँ से। और मेरे पास एक और है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। इसमें जो गाइडलाइंस हैं मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, जो इसमें पैरा सेल ऑफ टिकट्स पॉइंट नंबर 11 का सी, द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर क्लियर्ड बाय देम
and collect the tickets fare and hand over to total amount to railways. यानी इसमें साफ तौर पे कि जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है shall hand over tickets, मतलब खरीद करके एडवांस में पैसेंजर को दे, और जो लेकिन बात 2 यानी मई का है, पैसा देना है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आपको अपडेट भी करना चाहती हूँ कि लव अग्रवाल जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये कहा कि 85% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो ऐसा नहीं है, मैसेज तो ये जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्ट्रोडिक्टरी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की मैंने रिपोर्ट देखी, जिसमें वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो यानी हम ये मान लें कि केंद्र सरकार ऑपोजिशन के दबाव में अब ये कह रही है कि हम टिकट का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वो नाकाम रही है ये संदेश जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, उन तक पहुंचाने में। आरफा जी, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, सिर्फ टिकट का फेयर ही नहीं, एक पैसेंजर में 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं लेबर से। ये भी है। चलो जो भी हो, लेकिन बेयर तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। वो एडवांस में टिकट उनको खरीदनी है, क्योंकि आप स्टेशन पे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम लोगों ने, सोनिया जी ने, हम लोगों ने ये कहा कि भाई टिकट का जो भी पैसा होगा, मैं राष्ट्रीय जनता दल जितना हम लोगों की हैसियत है हम लोग दे देते हैं, कम से कम 50 ट्रेन से लाना तो शुरू करो। आपको हम दे देंगे, आप एडवांस में रेलवे में बुकिंग कर दो, आप ट्रेन, आप उन पैसेंजर्स को लिया, क्योंकि डेटा वेटा उन्हीं को देना, किन मजदूरों को लाना है, कहाँ से लाना है, वो तो सारी चीजें नोडल अधिकारी जो बनाए गए उन लोगों को करना है। अब बाद में ये आता है, नीतीश कुमार जी का बयान आया, उसके बाद बयान आता है कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, कितना धन आपको देना पड़ेगा इन 50 ट्रेनों को चलाने के लिए। आप एक साफ तौर पे देख लीजिए, हर कहाँ से लाना है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेलवे का फेयर जो है 100 किलोमीटर जो है वो उस हिसाब से लेता है। मान लो अगर हमको सूरत से लाना है, स्लीपर क्लास का जो टिकट है मान लो 550 रुपए हो गया, 550 रुपए हो गया, 50 रुपए एक्स्ट्रा, यानी पर बंदा जो है 600 रुपए आप लेके चलो। और जो अभी जो व्यवस्था जो ट्रेनों में जो की गई है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, तो एक ट्रेन में लगभग जो है 1200 लोग लाए जा रहे हैं। 1200 लोग लाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 50 ट्रेन कर ले तो इंटू 12 कर लो आप, जितना भी बनता है। बात पैसे की नहीं, पैसा तो अगर नीतीश कुमार जी के पास अगर 500 करोड़ रुपए है अपने विज्ञापन में पैसा देने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, तो आप इसमें क्यों नहीं दे सकते? एक ट्रेन पे मैं आपको बता दूं, अगर सूरत से आती तो 7.5 लाख के आसपास आता है। आपके पास ये पैसा नहीं। अगर राज्य सरकार ये कहती है 1000 देगी, क्या देगी 1000 सरकार? क्या आप 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन आप 1000 से आप गुजारा कर लो? और जिसके ऊपर निर्भर करता है वो फंसा हुआ, पूरा परिवार भूख से मर रहा हो, तो कैसे काम चलेगा? और आपको एक महत्वपूर्ण बता दें रेलवे पे आशा जी, कि आज जब हम लोगों ने ऑफर किया सहयोग सरकार को देने का, तो नीतीश कुमार जी का एक वीडियो रिलीज होता है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है और उन्होंने कहा है कि भाई भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत बयानबाजी चल रही है, इसलिए हम सोचे कि वीडियो बनाते और स्पष्ट कर दें लोगों के बीच में कि भाई जो भी लोग आएंगे, मजदूर आएंगे, वो आ जाएंगे। पूरी व्यवस्था क्वारंटाइन की गई है, रहने का तो हम बता दें, मतलब 3rd क्लास, मतलब कि जानवर तक रहने के लायक नहीं है उन सेंटर्स पे। हालांकि उन्होंने कहा कि जब आ जाएंगे यात्री, जब आ जाएंगे पैसेंजर, तब उनको जो है 500 रुपया एक्स्ट्रा हम दे देंगे, और आ जाएंगे मतलब टिकट का आप बाद में दोगे। ये गाइडलाइन क्या कह रहा है? यानी कंफ्यूजिंग द पीपल, यानी ये पूरी तरीके से, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ये राजनीति कर रही है। ठीक है तेजस्वी, बताइए मुझे कि अचानक हमने ये देखा कि माइग्रेंट लेबरर्स के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, इसके अलावा और 2 पार्टियां, कम से कम 6 पार्टियां मैंने देखा है कि ट्विटर पे अलग अलग अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स लगा रही हैं। क्या ये कोई एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि विपक्ष ने ये सोचा कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरना है? नहीं, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। आप देखिए ना, जिसके पास खाने को ठिकाना नहीं है, जिसके पास खाने को ठिकाना नहीं, किराया कहाँ से देगा? और रेलवे कहती है उनको हम टिकट बेच ही नहीं सकता, तो स्टेट को बेचेंगे। तो एज अ ऑपोजिशन, एक इंसान होने के नाते भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आखिर हम लोग किसके लिए राजनीति करें या सरकार किस लिए है? और विपक्ष जो है वो भी सरकार का ही अंग माना जाता है इस सिस्टम में। तो हम लोग अगर सरकार अगर कुछ करने में बोलते हैं, सुशील मोदी हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ला पाएंगे, हम किराए का भाड़ा नहीं देंगे, नीतीश जी कहते हैं, उनके प्रति अमृत ऑफिसर कहते हैं, तो हमने कहा कि भाई आप ले लो।
तो एक बार जब शुरुआत होती है तो सब लोग को की आंख खुलती, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो अब जी, मैं तो सवाल पूछे कि 50 दिन से क्या होगा, सवाल ये पूछना लेकिन सहयोग करने के लिए काफी लोग आगे आ गए। बिल्कुल, मैं राष्ट्रीय स्तर पर पूछना चाहती हूँ कि अब तक जो कोरोना वायरस है, उसको लेकर जो सरकार की रणनीति रही है या रणनीति का अभाव रहा है, जिस तरह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी आबादी वाला देश कि कोरोना वायरस से हम कैसे लड़ रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा काफ़ी हद तक कि दुनिया किस तरह से लड़ रही है इतने बड़े संकट से, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले हम देश हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं। आप किस तरह से समझते हैं कि भारत जो अब तक की रणनीति नज़र आ रही है, वो कोरोना वायरस को लेकर, उस पर आपकी नज़र क्या कहती है? देखिए, ये चैलेंजिंग सिर्फ स्टेट और अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए है। और इसमें जहाँ तक मैंने महसूस किया है और जितनी भी नीति देखी है, पॉलिसीज़ बनती रही हैं और सभी लोग जो है अमल भी कर रहे हैं और सरकार को इस चीज़ों पे कोई भी विपक्ष जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहा, गाइडलाइंस पे या किसी चीज़ पे भी, जहाँ तक मेरा राय है। और मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य हो, हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना आया है, वो चला जाए। जो एफर्ट डालना चाहिए, वो हम नहीं डाल पा रहे। मतलब एक सरकार की ये कोशिश है, जो चेन है, वो टूटे। मैं ठीक है, एज़ अ प्रैक्टिकल इससे बेहतर उपाय भी शायद नहीं हो सकता था। लेकिन आपको करना क्या था इन कोरोना महामारी में? लोगों तक राशन पहुँचे, लोगों तक जो है स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स हों या आइसोलेशन वार्ड्स हों या आपकी मशीनरी जितनी वेंटिलेटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए या मास्क, हैंड सैनिटाइज़र या प्रचार-प्रसार जिस प्रकार का होना चाहिए था, वो नहीं। हम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब हम सोचते हैं, हम दूरदर्शिता नहीं है। अगर ये इतने दिनों से चल रहा था, तो आप फैला क्यों देश में? जब आपको जानकारी है। तो आप जो है लॉकडाउन नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है जोड़-तोड़ करके। उन विधायकों को प्लेन भेजते हो, चार्टर्ड प्लेन भेजते हो। विधायक खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन हमारी सरकारों के पास ये सामग्री जो है, जो हेल्थ से इक्विपमेंट्स, ये पैसा नहीं है खरीदने के लिए। असमर्थता दिखा देते हैं लोग। तो मेरे मानने से ये वक़्त जो है राजनीति का नहीं। मान लो पासपोर्ट वाले जो हैं, हम पासपोर्ट वालों को नहीं कह रहे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो भी हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आया तो दूसरे देश से है, तो उस समय क्यों नहीं टेस्टिंग जाँच हुई, प्रॉपर स्क्रीनिंग्स हुए? उस समय क्यों जो पहले लेना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि सरकार से सवाल मत पूछिए, सरकार का साथ दीजिए, ये राजनीति का समय नहीं है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि सीए, एनआरसी से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनकी जो बड़े-बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके अलावा पत्रकारों को जो है वो परेशान किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन ऑपोजिशन की आवाज़ इन तमाम मुद्दों पर उस ज़ोर के साथ सुनाई नहीं दे रही है जितनी होनी चाहिए। क्या आप भी इस बात से सहमत हो गए कि एक मिडिल क्लास मैं ठीक है, थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। मैं ठीक है, जिस हिसाब से आना चाहिए नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ से भी आ रही हैं आवाज़ें, जो भी बोल रहा है, अब ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि प्रिजनर्स को छोड़ना है। लेकिन कोरोना की आड़ में जो प्रोटेस्ट जो सीए के खिलाफ जो लोग कर रहे थे, उनको चुन-चुन के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। नॉन बेलेबल, गोली जो चलाने वाला है उसको बेल है, और जो प्रोटेस्ट मतलब जो कर रहा था उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट जो भाईचारा का संदेश दे रहा था, उसके लिए जो है जेल है। तो आप देख सकते हैं, जहां से भी आवाजें आ रही है, भले ही ये आवाजें कम हो, लेकिन जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो नहीं है। आपने कोरोना के न्यूज में, लेकिन ये न्यूज आपने नहीं देखा होगा, इस पे चर्चा नहीं होती है। 68,000 करोड़ रुपए जो मेहुल चौकसी हैं जो लेकर के भागे, उनका माफ कर दिया जाता है, इस पे बहस नहीं होगी। वो 68,000 करोड़ सोचो कोरोना में लग जाता। और जहां तक मैंने रघुराम राजन जी का राहुल गांधी जी के साथ देखा, वो कह रहे थे लगभग 65,000 करोड़ के आसपास लगेगा गरीबों की मदद करने में। वो पैसा अगर यहाँ लगता
तो आप सोच सकती हैं कितना फायदा होता। तो बिल्कुल। लेकिन इस पे बहस नहीं होगी। तेजस्वी जी, आखिरी सवाल अभी भी कोरोना में भी अगर आपने देखा होगा, हिंदू मुस्लिम जो है, बिहार का ही मैं बता दूं, बिहार शरीफ जो नीतीश कुमार जी का जो गृह जिला है नालंदा, वहां जो है कई जगह जो है कुछ ऐसे लोग हैं, सोच के लोग हैं, जो झंडा गाड़ दिया है दुकानों के बाहर कि लो तो इसी दुकान से सामान लो। मैं वही आपसे अगला सवाल ये पूछना चाह रही थी कि कोरोना वायरस को भी एक वायरस का भी धर्म निकाल लिया गया है, एक वायरस पे भी हिंदू मुस्लिम बातचीत हो रही है, और ये सब कुछ इस पृष्ठभूमि में हुआ है कि दिल्ली में, राजधानी में दंगा हुआ, दंगे के बाद फौरन हमने देखा कि वायरस का इमरजेंस हो गया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये पूरी राजनीति जो है और खासकर जो इकोनॉमी है, कोरोना वायरस, उम्मीद हम ये करते हैं कि हम इससे इस जंग को जीत जाएंगे और भारत में जितना जान माल का नुकसान कम हो सकेगा उतना होना चाहिए, उसके लिए हमें सरकारों को जगाते रहना है। लेकिन आप भविष्य किस तरह देख रहे हैं? अब आने वाले 6 महीने, साल भर में जो भारत की राजनीति है, उसे कैसे बदलता हुआ देख रहे हैं भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था को? देखिए काफी चैलेंजिंग है, और कोरोना से निपटने के बाद तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है देश की वो पूरी तरीके से चरमरा-सी गई है। जीडीपी जो है पूरी तरीके से ज़ीरो ही समझिए कि ज़ीरो ही होने वाला है। हालाँकि फ़ॉर्मूला बाद में हो सकता है सरकार जो है अपनी वाहवाही छिपाने के लिए नया-नया फ़ॉर्मूला निकाल के जीडीपी को हो सकता है देश का अब तक का सबसे बेहतर जीडीपी भी बना दे। लेकिन वाक़ई स्थिति जो रहेगी देश की बहुत ही बदहाल होगी। बेरोज़गारी हो या कोई इंडस्ट्री हो, डिमोनेटाइज़ेशन से जितना नुकसान हुआ था, मेरे को लगता है कि उससे 4 गुना भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। ये तो एक बार जब व्यवस्था सही आएँगी तब पता चलेगा। अभी तो आपको कोरोना के समय भूख से कितने लोग मरे हैं, उसका भी कोई सरकार जो है आँकड़ा नहीं दे रही है। तो ये सरकार के आँकड़ों पे ही मुझे शक है। बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति होगी कि बहुत ही बुरा हाल होने वाला है और उसको निपटेंगे। आप जो है वो नजर बना के रखिए, क्योंकि यही ऑपोजिशन का और पत्रकारों का ये काम है कि हम सरकार से जवाबदेही बना के रखें, और चाहे वो कोरोना का काल हो या युद्ध का काल हो या कोई भी संकट काल हो, सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी है। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।